हेलो बच्चों। तो आज जो है हमने 11th की स्टेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि चंचल मैम ने इससे पहले जो है 11th की जो फर्स्ट बुक है दैट इज माइक्रो इकोनॉमी या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसका आपको इंट्रोडक्शन मिल ही चुका होगा। यहाँ पे आपके लिए खास बात ये है इस वाली इकोनॉमिक्स में कि इसमें जो दोनों बुक है उस दोनों बुक में एक्सपर्टाइज मतलब जो एक्सपर्ट हैं दोनों सब्जेक्ट के वो पढ़ाएंगे। जैसे चंचल मैम जो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, जो इकोनॉमिक्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है थ्योरी वाला जो पार्ट है वो पढ़ाएंगे, और मैं जो आपको जो मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है जो स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डील करूंगा। ठीक है, चलो। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स या फिर सांख्यिकी, इसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। आज हम इसका सिलेबस जानेंगे कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है इस स्टैटिस्टिक्स वाली बुक के अंदर। ठीक है, तो पहले हम इसका एक बार मीनिंग जानते हैं। पढ़ी तो सबने स्टैटिस्टिक्स जो है हमने 9th क्लास में भी कुछ पार्ट पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में भी कुछ पार्ट पढ़ा हुआ है, सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है 9th में भी और 10th में भी। लेकिन उस समय जो हमने सिर्फ एक एक चैप्टर ही डील किया होता है स्टैटिस्टिक्स का 9th में भी और 10th में भी, लेकिन वो मैथ्स की बुक में। अब जो है स्टैटिस्टिक्स पूरी एक बुक है, उस बुक में पॉसिबली सारी पूरी होल स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है स्टैटिस्टिक्स जो भी हमें पढ़नी है वो एक वास्ट लेवल है एक्चुअली। ठीक है, उसके अलावा 2-3 चैप्टर जो बचते हैं, जो आप हाई क्लास में और जाओगे, जब आप बीकॉम वगैरह में जाओगे तो उसके बाद 2-3 चैप्टर और आपको एक्स्ट्रा ऐड मिलेंगे, और इनका ही जो हम पढ़ रहे हैं उनका ही एक एक्सटेंड वर्जन मिलेगा पढ़ने के लिए बाद में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब मुझे बताओगे एक बार कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में बोलते किसे हैं? देखो, अगर मैं शॉर्ट वे में कहूं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कैलकुलेशन ऑफ डाटा की कैलकुलेशन करना, डाटा की किसी भी तरीके से जो कैलकुलेशन होती है उसको ही स्टैट्स बोलते हैं इन ब्रीफ वे। ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट वे। लेकिन अगर मैं चाहूं कि स्टैटिस्टिक्स का एक ब्रॉड मीनिंग क्या होता है, ये तो हमने ब्रीफ मीनिंग देखा, लेकिन अगर ब्रॉड मीनिंग चेक करें तो ब्रॉड मीनिंग में इसकी डेफिनेशन वाइज इसका मीनिंग है। जैसे इसमें होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला काम क्या होता है, डाटा को रिकॉर्ड करना या फिर डाटा को कलेक्ट करना। सबसे पहला जो काम होता है, जैसे स्टैटिस्टिक्स का मतलब है सिर्फ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उन इंफॉर्मेशन के ऊपर वर्क करना जिस भी तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब जो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स जो है जिस भी तरीके से हम कर सकते हैं वो स्टैटिस्टिक्स का क्या एक पार्ट है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का जैसे स्टैटिस्टिक्स का जो पहला जो स्टेप होता है, स्टैटिस्टिक्स में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है डाटा को इकट्ठा करना, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को रिकॉर्ड करना या फिर कलेक्ट करना। रिकॉर्ड करना और कलेक्ट करना वो एक ही पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही हम मान लो फर्स्ट स्टेप कर लिया, जैसे अगर मान लो मुझे कुछ बच्चों के लिए ये जानना है कि किन किन बच्चों ने, जैसे मान लो अगर किसी भी एरिया में अगर पोलियो ड्रॉप्स को पिलाया जाने का काम हो रहा है तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे पहले ये देखते हैं कि किसी घर में अगर पोलियो ड्रॉप्स को पिलाया जा रहा है तो ये देखते हैं कि उस बच्चे की एज कितनी है। ठीक है, उस बच्चे की एज कितनी है, उसमें उस घर में और कितने कितने बच्चे हैं, सबकी एजेस कितनी कितनी है, उस पर टिक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब उसको लिखने के 2 तरीके हो गए, या तो हम सारे जो डाटा हम रिकॉर्ड करेंगे उनको रैंडमली पिक कर लें, रैंडमली लिख दें। ठीक है, या फिर दूसरा होता है कि हम सिस्टमेटिक वाइज उसे रिकॉर्ड करें। सिस्टमेटिक वाइज का मतलब है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सिस्टमेटिक वाइज ही डाटा को रिकॉर्ड करना वही होता है स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट। ठीक है, चलो देखो, जैसे मान लो इसका जो पहला जो स्टेप होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, सबसे पहला पार्ट होता है कि किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, कलेक्ट करना। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद अब दूसरा स्टेप क्या होगा, जैसे हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद इसका सबसे पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट होता है रिकॉर्ड करना डाटा को या फिर कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ठीक है, अब इकट्ठा करने के बाद क्या हुआ, रिकॉर्ड हमने डाटा कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है, अब मान लो जो भी मैंने डाटा रिकॉर्ड किया, अब इन फ्यूचर अगर मुझे ये चाहिए हो कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1.5 साल वाले हैं जिनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई, तो ये तो होगा कि अगर हमने रैंडमली डाटा लिखा हुआ है, मतलब उसका कोई ऑर्डर नहीं है तो हमें सारे एक एक करके ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमने 1.5 साल के बच्चों का सारा डाटा एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ है, उसे क्लासिफाई किया हुआ है, तो इसका मतलब वो आसानी से हम पिक कर सकते हैं। तो इसका मतलब रिकॉर्ड करने के बाद दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप आता है डाटा का, वो होता है क्लासिफाई करना। डाटा को क्या करना, क्लासिफाई करना। ठीक है, अब डाटा को क्लासिफाई करने का मतलब एक और बोल सकते हैं आप, ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना, उसे संगठन
ऑर्गेनाइज का मतलब संगठीकरण करना, मतलब उसे संगठन वाइज जो है डिवाइड करना। क्लासिफाई के बाद अगला नेक्स्ट स्टेप आता है, क्लासिफाई करने के बाद प्रेजेंटेशन करना। जैसे हमने डाटा को पहले रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, उसका मतलब होता है क्लासिफाई करना। क्लासिफाई के बाद अब डाटा को करते हैं प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद आता है डाटा का एनालाइज करना। एनालाइज करना। अब प्रेजेंटेशन में क्या होगा, प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा होगा ना, प्रेजेंटेशन जो हम करते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, और इसको एनालाइज को हिंदी में बोलते हैं जांचना। अब इस प्रेजेंटेशन में क्या होगा, प्रेजेंटेशन में ये होगा कि हम ग्राफिकल थ्रू डाटा जितने भी हमारे पास है उनको हम ग्राफिकल थ्रू शो कर सकते हैं। ग्राफिकल में कई सारे ग्राफ हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन में टैबुलेशन हो सकता है, डाटा को हम टैबुलेशन वाइज डिवाइड कर दें। जैसे हमने बार ग्राफ पढ़ा था ना, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, टैबुलेशन में ये सब आ जाएगा। हिस्टोग्राफ आ जाएगा, बार ग्राफ आ जाएगा, हिस्टोग्राफ, बार ग्राफ, पॉलीगन, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम या फ्रीक्वेंसी बार डायग्राम। ये सारे जो पार्ट है, ये सारे पार्ट किसके हैं, ये सारे पार्ट हैं प्रेजेंटेशन के, प्रस्तुतिकरण के। उसमें टैबुलेशन आ जाएगा, ठीक है, हिस्टोग्राफ आ जाएगा, दंड आरेख, आयत आरेख, बहुभुज, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी टेबल जो होती है, ठीक है। अब ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एनालाइज करना। एनालाइज में क्या होता है, जितना भी डाटा हमने रिकॉर्ड किया ना उनको एनालाइज करते हैं, उनको जांचते हैं। उनको जो जांचते हैं वो जांचने के लिए होता है, इस जांचने में हम जांचते हैं, इन सबको जो जांचते हैं वो सब जांचते हैं मीन, मीडियन, ये भी सब हमने पढ़ा हुआ है कि मीडियन मोड हमने पहले निकाले हुए, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो यूटिलाइजेशन है, उनका यूज कहाँ पे करते हैं, एक्चुअली उनकी नीड कहाँ पे, वो सारी चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे मीन मीडियन मोड में, या फिर कह लो कि एनालिसिस में, ठीक है। देखो मीन, मीडियन, मोड, इसके बाद आप इसमें और चीजें पढ़ोगे, जैसे ज्योमेट्रिक मीन भी इसके अंदर पढ़ोगे, हार्मोनिक मीन भी इसके अंदर पढ़ोगे, कंबाइंड मीन भी इसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट मीन भी इसके अंदर पढ़ोगे। फिर उसके बाद जब आप आओगे इसके बाद हम पढ़ेंगे रेंज पढ़ेंगे, डिस्पर्जन में चैप्टर नंबर, डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे, कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये जो सारा है और भी होता है, लेकिन आपके पार्ट में इतना ही है। ये सारा ये एनालिसिस का पार्ट है। एनालिसिस में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, जो एक्चुअली में आपका जो बुक है, बुक इन सभी पोर्शन पे है। कुछ पोर्शन ये वाले ही हैं, और लास्ट की जो यूनिट है वो इस पे डिपेंड है, जिसमें मीन, मीडियन मोड, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये सब चीजें पढ़ेंगे। एनालिसिस में सबसे पहले जो चीज होती है, एनालिसिस में जो सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, इसको हिंदी बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी डाटा है, कोई भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, एक स्टोरेज है डाटा की, तो उन डाटा में हमें ये देखना कि जो ऐसा नंबर चूज करना कि जो उसके सेंट्रल को शो करे, जो सेंट्रल की तरफ जिसका झुकाव हो, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड, कंबाइंड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी के बाद हम पढ़ेंगे फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम कोरिलेशन, फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर, जो कि है एनालिसिस का एक पार्ट। ठीक है, समझ आया? चलो देखो, अब हमारा जो सिलेबस रहने वाला है ना, सिलेबस में यही सारी चीजें होने वाली है। सिलेबस में पहले क्या होगा, सिलेबस में जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, इसके प्रॉफिट क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बाद आ जाएगा हमारा दूसरा स्टेप, दूसरा चैप्टर, वो हो जाएगा कलेक्टिंग या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। कलेक्टिंग ऑफ डाटा,
कलेक्टिंग में मतलब डाटास को हम कैसे कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, डाटास को इकट्ठा करने के कितने तरीके हैं, उन इकट्ठा करने के तरीकों में क्या क्या फायदे होते हैं, किस किस में क्या क्या नुकसान होता है, तो ये सारी चीजें ही चेक करना हो जाएगा कलेक्शन में, या फिर संग्रहीकरण, या फिर संग्रह करना डाटा को। हम इसे संग्रहीकरण भी बोल सकते हैं या संग्रह भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन तुम्हें बताइए, हिंदी में परिचय बोलते हैं इसे। फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद, कलेक्टिंग करने के बाद, कलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा आपका, ऑर्गेनाइजिंग में ये होगा कि डाटा को हम जो है, डाटा को जो हमने किया है, डाटा को हम डिवाइड कैसे कैसे कर सकते हैं, हम कितने कितने पार्ट में डाटा को डिवाइड करके अरेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज हम सीखेंगे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आएगा आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट। प्रेजेंटेशन में भी सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन में डाटा को हम प्रेजेंट किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, वो जो भी हमने दिखाया इन फॉर्म में शो कर सकते हैं। ये आपके चैप्टर डिवाइड हो जाएंगे, प्रेजेंटेशन वाले जो चैप्टर हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। कोई चैप्टर टैबुलेशन हो जाएगा, कोई हिस्टोग्राफ हो जाएगा, कोई बार ग्राफ हो जाएगा, कोई पॉलीगन हो जाएगा, पाई चार्ट हो जाएगा, यही जो है चैप्टर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन के बाद फिर हम आ जाएंगे एनालिसिस पे। एनालिसिस पे जो चैप्टर हो जाएंगे, इसके अंदर कई सारे चैप्टर हो जाएंगे प्रेजेंटेशन में, वो सारे चैप्टर इन्हीं के बेस पे होंगे, टैबुलेशन, हिस्टोग्राफ, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी बार ग्राफ, ठीक है, पॉलीगन, इन सब के बेस पे। फिर उसके बाद एनालिसिस, फिर आ जाएगा एनालिसिस। एनालिसिस में हम सीखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हम ये सीखेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी हम जानेंगे मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, कंबाइंड मीन, करेक्ट इनकरेक्ट मीन, ये सारी चीजें सीखेंगे। मीन, मीडियन, मोड, और भी ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, शायद या हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ना भी हो आपके कोर्स में, ठीक है। इसके बाद कंबाइंड मीन, करेक्ट इनकरेक्ट मीन, ये सब सीखेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी का हिंदी मतलब होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मतलब ऐसे नंबर जो उसकी सेंट्रल की तरफ इशारा करे, सेंट्रल की तरफ झुकाव करे, तो होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें पढ़ेंगे माध्य, माध्यक, माध्य, माध्यक और बहुलक, ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे, ठीक है। कंबाइंड मीन भी पढ़ेंगे, इसमें करेक्ट इनकरेक्ट मीन भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सेंट्रल टेंडेंसी के बाद आएगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में इसको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी बोलते हैं और मेजर्स ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। अब वेरिएशन का मतलब ये हुआ कि इसमें हम जब सीखेंगे तो हम ये देखेंगे कि कोई अगर डाटा है तो उसकी रेंज, इसके अंदर जो हम सीखेंगे उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि अगर कोई हमें सीरीज दी हुई है, सीरीज में क्या होता है कि सीरीज सीखेंगे। सीरीज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ डाटा जो होता है, ग्रुप ऑफ जो नंबर होता है वो एक सीरीज होती है। उस सीरीज में एक पूरी सीरीज की हम ये देखेंगे कि उसकी रेंज क्या है। रेंज का मतलब है कि जो सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर है, उन दोनों में डिफरेंस कितने का है, ये सीखेंगे। और साथ के साथ हम दो डाटा में अलग अलग डिफरेंस सीखेंगे। दो डाटा को कब कब डिफरेंस करते हैं, कब कब उसको डिफरेंस करके हम डिफरेंशिएट करके चेकआउट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें सीखेंगे हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बाद फिर आएगा कोरिलेशन। कोरिलेशन में हम सीखेंगे कि दो डाटा आपस में किस तरीके से कोरिलेटेड होते हैं, आपस में किस तरीके से वो जुड़े होते हैं, ठीक है। ये होता है कि कई बार जुड़े होने का मतलब है कि कई बार ये होता है कि अगर हम कोई अगर दो फैक्टर आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है कि अगर हम एक को इंक्रीज करें तो दूसरा अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा, एक को अगर डिक्रीज करें तो दूसरा अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक को ये होता है कि एक को इंक्रीज करने के बाद दूसरा डिक्रीज हो जाता है, दूसरे को इंक्रीज करने के बाद पहला डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे कि अगर दो चीजें आपस में किस किस तरीके से कोरिलेटेड हो सकती है, तो ये पढ़ेंगे कोरिलेशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का मतलब होता है जब भी हम डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, जब भी हम किसी भी डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। जैसे होता है ना, हम अपने कॉपी में इंडेक्स बनाते हैं, सीरियल नंबर डाल के 1 2 3 4, वो 1 2 3 क्या हो गया, एक टाइम का स्लॉट हो गया, एक नंबर का स्लॉट हो गया। और नंबर के स्लॉट के अकॉर्डिंग हम डाटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो ऐसे इंडेक्स नंबर का मतलब होता है जब भी डाटा को हम टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करें तब उसे बोलते हैं इंडेक्स नंबर। फायदा ये होता है इंडेक्स नंबर का कि अगर हमें कभी भी इन फ्यूचर या फिर आज हम चाहते हैं कि किसी भी डाटा को कंपेयर करना चाहते हैं किसी प्रीवियस ईयर के डाटा से। अगर मान लो मैं 1900 में जो भी हमारी महंगाई थी,
हम चाहते हैं कि जो भी महंगाई 1900 में थी और जो महंगाई आज है उन दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं। तो कंपेयर हम किससे कर सकते हैं? इंडेक्स नंबर से। इंडेक्स नंबर से हम ये बता सकते हैं कि आज जो महंगाई जो है वो ज्यादा है या फिर कम है। ठीक है, आज महंगाई बढ़ी है तो कितने % बढ़ी है ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सीखेंगे इंडेक्स नंबर के अंदर। बस ये है ओवरऑल आपके स्टैट्स का एक ओवरव्यू। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर से और सीखेंगे इसके बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इसके प्रॉफिट क्या क्या होते हैं, इसको सीखने के प्रॉफिट क्या क्या होते हैं, इसको जानने के प्रॉफिट क्या क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ पे ये चीज वर्क नहीं करती, ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बस ये देखिए, फिर तब तक आप दोनों आपका पार्ट है, ये दोनों पार्ट ये है कि फर्स्ट बुक जो है आपकी जो थ्योरी वाला जो पार्ट है वो चंचल मैम पढ़ाएंगे और जो ये प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है ये मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो मैं पढ़ाऊंगा, थ्योरी वाला जो पार्ट है वो चंचल मैम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो में अपना स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।